नमस्कार दोस्तों, आज हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज़ NRA उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सोसाइटी एक्ट जो है उसके अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट होंगे उसके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे उसको कंडक्ट कराएंगी। और पहले क्या होता था, IBPS, RRB और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इस तरह के जो स्टेजेस है उसको फुलफिल करके स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन करती थी, ठीक है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी SSC की हो या IBPS की हो या RRB की, तो उसको शिफ्ट किया जा रहा है किसकी तरफ, NRA की तरफ, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है, और वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो IBPS या RRB या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहले लेता था, ठीक है। तो वो जो पोस्ट होंगी वो पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी की होंगी, नॉन टेक्निकल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब जो एग्ज़ाम लेने वाली है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अभी क्या हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों चर्चे में आ गई, क्योंकि उसको नए सिरे से अब बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको कैबिनेट सेंट्रल का जो कैबिनेट मिनिस्टर है अपना सेंट्रल की, तो वहाँ से उसको अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि वो अभी इफ़ेक्ट में नहीं आई लेकिन वो जल्दी इफ़ेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी प्रीलिम की एग्ज़ाम लेने वाली है, ठीक है, नंबर एक। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस तरह की एग्ज़ाम होने वाली है। तो वो जो एग्ज़ाम लेने वाली है यानी कि प्रिलिमिनरी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, तो वो जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है ऑनलाइन। तो प्रिलिमिनरी स्टेज जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएंगी वो कौन सी, किस तरह के नेचर कैसा होगा उसका, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन हुआ तो अभी अगर ऑनलाइन हुआ तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जो है उसको अलोकेट करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करके। तो इसी में भी एक प्रावधान जो है वो इस तरह का है कि हर एक सेंटर में जो होगा वो एक सेंटर दिया जाएगा CET के लिए। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि RRB, SSC या फिर IBPS सब के लिए एक ही होंगी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, और उसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये जो CET होंगी ये ऑनलाइन होंगी, ठीक है। और दूसरी बात जो है ये 12 लैंग्वेजेस में होंगी, और पहले क्या होता था 2 ही लैंग्वेजेस में होती थी, यानी कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये दो ही लैंग्वेज थी, लेकिन अगर मल्टीपल अगर वहाँ पे 12 लैंग्वेज अगर CET होंगी 12 लैंग्वेज के अंडर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है उसको जो CET है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेने वाली है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, उसको देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेंटर की भी मैं पहले बात कर रहा था आपके साथ कि वो सेंटर जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेंटर दिया जाएगा, अगर जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे एक से ज़्यादा भी सेंटर दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि सिर्फ अर्बन एरिया में ही सेंटर मिलते थे, तो रूरल एरिया के जो भी स्टूडेंट थे या दिव्यांग हो या तो फिर जो भी वुमेन हो, तो उसको वहाँ पे जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। कहाँ पे, अर्बन एरिया में, या तो फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन या फिर उसका ट्रैवल जो भी खर्चा आता था उसको, तो वो सब कुछ हम अगर इसको एक सबको मिला के देखेंगे तो ये जो अर्बन एरिया का पहला जो सेंटर का होता था, तो वो अब यहाँ पे ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आने के बाद वो जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, सेंटर कभी कभी सेंटर क्लास भी हो जाते थे, क्योंकि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम आती थी, तो स्टूडेंट के लिए ये बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो अभी कैसा होने वाला है कि अगर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम लेंगी तो अभी फ़िलहाल 2.5 से 3 करोड़ तक जो स्टूडेंट है वो ये जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की एग्ज़ाम देते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए जो कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आ जाती है हर बार। तो ये जो नंबर हमें क्या बताते हैं कि इतने लोगों को जो है इससे जो है छुटकारा मिलने वाला है, किससे,
कि अगर ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ गई तो जो सेंटर का इशू है, या तो फिर हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सिलेबस होता था पहले, अगर आज CET अगर आ गई तो वहाँ पे जो सिलेबस है वो एक ही होगा, यानी कि अलग अलग से RRB का अलग, IBPS का अलग, SSC का अलग, तो ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ CET का अगर प्रिपरेशन किया तो मोर देन सफिशिएंट है टायर 1 के लिए। टायर 1 यानी सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ पेपर जो है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पेपर होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए सब लोगों के लिए, तो इसके कारण क्या होगा कि पेपर की क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात जो है कि जो CET जो रहेंगी ऑनलाइन होने वाली है, एक सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। और जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको 3 इयर्स के लिए स्कोर कार्ड जो है उसको दिया जाएगा। 3 इयर्स का जो स्कोर कार्ड है ये क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 ईयर का जो स्कोर कार्ड है वो ऐसा है कि 6 महीने के इंटरवल से एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो 3 ईयर में कितने एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर तकरीबन 6 एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो ये 6 महीने के जो गैप में क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर उसने सपोज आज दी एग्ज़ाम, ठीक है, आज उसका फर्स्ट फेज है सब, जो आज उसने एग्ज़ाम दे दिया और आज के बाद 6 महीने के बाद अगर फिर से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई तो फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को कंडक्ट किया यानी CET को, तो फिर देंगे वो। लेकिन आज दी और उसको सपोज मान लीजिएगा कि उसको 100 मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर वहाँ मेरिट लग गया 110, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मेरिट भी लग सकता है, लगने वाला है, ऐसा नहीं कि सेम ही मेरिट लगेगा RRB का भी IBPS का भी। वो डिपेंड है कि वो क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे को मार्क आने वाले, मार्क्स जो भी आने वाले वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रिस्पेक्टिव एजेंसी को भेजने वाली है और आपको भी पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स वहाँ पे मिले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर तुम्हें पहले एग्ज़ाम्स के पहले ही प्रयास में अगर मार्क कम आ गए तो तुम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। देखो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हें कम मार्क आए तो तुम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब ये इम्प्रूवमेंट क्या काम की, अगर वो इम्प्रूवमेंट अगर तुम्हें एक बार 100 मार्क आ गए तो नेक्स्ट बार अगर 120 आ गए तो 120 जो है तुम्हारे वो मार्क्स जो है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि एक बार अगर तुम्हारे को ज़्यादा जो भी मार्क तुम्हारे होंगे 120 हो या 130 हो या 150 हो, डिपेंड ऑन कि CET का पेपर कितने मार्क्स का आता है, तो वो जो मार्क्स है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होंगे। यानी उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाली है तो उसके लिए जो तुम्हारा ज़्यादा स्कोर होगा उसको तुम यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए इस प्रावधान का फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा नंबर 1, स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट करने का चांस यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है। नंबर 2 कि अगर स्टूडेंट को उसको लगा कि अगर मेरा ये स्कोर जो है वो अच्छा नहीं, तो उसको स्किप करके जो आने वाले एग्ज़ाम की और एक अच्छी प्रिपरेशन करके और उसको अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये जो फ़ायदे हैं ये होने वाले हैं क्योंकि स्कोर कार्ड दिया जाने वाला है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा और वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा 3 इयर्स के लिए, ठीक है। अब ये CET जो है 12 लैंग्वेजेस में भी होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज में होंगी तो ज़्यादा स्टूडेंट आने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। पहले कैसे अभी कैसा होता है कि 2 ही लैंग्वेज में होती है, हिंदी और इंग्लिश में। दूसरी बात, SC ST OBC और अदर जो भी रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, रिजर्वेशन को कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि वैसा रहेगा। लेकिन जो मैं 3 इयर्स की बात कर रहा कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी अब उसके दिमाग में ये सवाल आता होगा शायद कि 3 इयर्स के बाद फिर अगर अपर एज लिमिट है क्या, नहीं, तो अपर एज लिमिट होंगी दोस्तों, ठीक है, अपर एज लिमिट होने वाली है। लेकिन क्या नहीं होने वाला ये मैं बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो तुम्हारे पर्टिकुलर जो एज लिमिट है उसमें तुम कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आरक्षण को तो दिया जाने वाला है, ठीक है, रिजर्वेशन होना है, वो होने वाला है। उसके बाद 12 लैंग्वेजेस में होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है। उसके बाद सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए होने वाले, ग्रुप B और ग्रुप C नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। उसके बाद हर एक सेंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर एक अलग अलग सेंटर दिया जाने वाला है। उसके बाद मैंने बोला कि जो ये जो है CET जो है उसका सिलेबस जो है तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, तीनों भी RRB IBPS और SSC तीनों के लिए भी एक ही होने वाला है। और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात कि पहले कैसे होता था कि अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग फ़ी भरनी पड़ती, वहाँ पे हमें फ़ी को देना पड़ता था, लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी फ़ी जो है सिर्फ सीईटी को, जो सीईटी एग्ज़ाम की उसकी फ़ी सब लोगों के लिए एक ही होंगी, ऐसा ना होगा कि अलग अलग फ़ी होंगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि 10th वाले जो लड़के स्टूडेंट होंगे, जो 12 वाले स्टूडेंट होंगे और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे, उसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग अलग प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगी, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही होंगी। ये जो बात हो रही है अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो है एसएससी और आरआरबी और ये जो IBPS, उसके बारे में मैं बात कर रहा। और लेकिन बात जब इस बारे में आती है 10th के जो 10th का जो भी जो वहाँ का स्टूडेंट है, उसके लिए अलग एग्ज़ाम की जाएंगी प्रिलिमिनरी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। 12th के जो एग्ज़ाम अगर पोस्ट निकली वहाँ से, तो उसके लिए अलग सीईटी ली जाएंगी। अगर ग्रेजुएट के लिए अगर निकली तो जैसे कि आप जैसे अभी बोल रहे, तो वो उसके लिए अलग ली जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा अब समझने में तुम्हें दिक्कत आएंगी, लेकिन ये पॉइंट भी तुम समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है अब तक कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेने वाली है, जो पहले IBPS, RRB और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता था। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सोसाइटी एक्ट के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी होंगी, जिसे हाल फिलहाल में सेंट्रल कैबिनेट में अप्रूवल दिया है, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसका स्कोर कार्ड उसके स्टेट में चलाने वाला है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी निकलेंगी, तो वो वैकेंसी को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास, जिसके पास नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का सीईटी का जो भी स्कोर कार्ड होगा, तो वो वहाँ पे वैलिड लिया जाएगा। किसके लिए? मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इससे हमें एक बात और भी समझ में आती है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो स्कोर कार्ड है वो अन्य राज्य भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी दोस्तों, ये आपको इतनी भी अगर पता होंगी तो मेरे हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत से और भी पॉइंट है, जैसे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो प्राइवेट जो बॉडीज रहेंगी, तो उसको भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के वो जो है स्कोर कार्ड का वो भी यूटिलाइजेशन कर सकती है। क्योंकि अगर उसको भी कोई रिक्रूटमेंट करनी होगी, प्राइवेट बॉडी की बात कर रहा मैं, तो वो भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो स्कोर कार्ड है सीईटी का, तो उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो उसको जो सिलेक्शन करने में जो है प्राइवेट एजेंसी को, उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि उसको क्वालिटी जो है वहाँ पे वो मिलने वाली है, ठीक है। और स्टूडेंट को भी है, स्टूडेंट को उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो स्टूडेंट को अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग सिलेबस के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्लिचेस हम कह सकते हैं, या थोड़े जो हमें से क्या बोलेंगे हम से कि जो दिक्कतें आती थी थोड़ी, तो ये अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर इसका ये इफ़ेक्ट में आ गई, तो ये जो दिक्कतें आने वाली है तो वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो होंगे, तो हम उसको एक एक करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।